Assalamu alaikum students. Let's continue introduction of cryptography and network security. First we will take a look on our previous lecture so that we may have a revision of it and we may continue to the next topics. Okay. In previous lecture we talked about the security goals. हमने ये जाना कि हम किस नेटवर्क को सिक्योर नेटवर्क कहते हैं या अगर हम नेटवर्क को सिक्योर नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो उस नेटवर्क के अंदर क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। उस नेटवर्क के अंदर बेसिकली 3 करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए कि नेटवर्क में जो कम्युनिकेशन हो रही हो वो कॉन्फिडेंशियल हो, उसकी इंटेग्रिटी डिस्टर्ब ना हो और नेटवर्क हर वक्त अवेलेबल हो। तो बेसिकली हमने बात की थी कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये था कि अगर 2 लोगों के लिए वो मैसेज है तो 2 के अलावा वो तीसरा कोई ना सुन सके। इंटेग्रिटी का मतलब ये था कि मैसेज के अंदर चेंजेस जो है वो अनऑथराइज्ड ना हो, सिर्फ और सिर्फ वो चेंज कर सके जिसे अथॉरिटी। और अवेलेबिलिटी का मतलब ये था कि जब नेटवर्क की फैसिलिटीज़ चाहिए उस वक्त अवेलेबल हों, ठीक है, उसमें कोई डिले ना हो। तो बेसिकली इन 3 सिक्योरिटी गोल्स के साथ हम लेकर चलने वाले हैं अपने इस चैप्टर को, अपने इस बेसिकली सब्जेक्ट को। और जो है हमने फिर ये देखा था कि सिक्योरिटी गोल्स हमने सेट कैसे किए थे। सिक्योरिटी गोल्स हमने सेट इस तरह किए थे कि हमने कुछ अटैक्स ऑब्जर्व किए अपने नेटवर्क के अंदर जो कि डिफरेंट तरीके से नेटवर्क को इफ़ेक्ट कर रहे थे। और जब उनको कैटेगराइज किया गया तो बेसिकली वो 3 कैटेगरीज बनती हैं, जिनमें से कुछ अटैक्स ऐसे थे जो कि हमारे नेटवर्क की कॉन्फिडेंशियलिटी को यानी जो है डाटा की सीक्रेसी को इफ़ेक्ट कर रहे थे। कुछ अटैक्स ऐसे थे जो डाटा के अंदर चेंजेस लेकर आने वाले अटैक्स थे, यानी डाटा की इंटेग्रिटी को डिस्टर्ब कर रहे थे। और कुछ अटैक्स ऐसे थे जो नेटवर्क्स की अवेलेबिलिटी को डिस्टर्ब कर रहे थे। ठीक है जी, हमने इन अटैक्स के बारे में देखा, इनकी कैटेगरीज बनाई और हमने इनका पूरी एक ट्री की फॉर्म में हमें इसकी की मिली कि कौन से अटैक्स हमारे पास हैं जो कि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी यानी हमारे सिक्योरिटी गोल्स को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है जी, और फिर अटैक्स को हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया और साथ ही साथ हमने इन अटैक्स को पैसिव और एक्टिव अटैक के दरमियान जो है कैटेगराइज भी कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक बेसिकली है सर्विसेज एंड मैकेनिज्म। सर्विसेज एंड मैकेनिज्म्स ऑफ व्हाट? सर्विसेज एंड मैकेनिज्म्स टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, टू इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी इन आर नेटवर्क। अगेन हम अगर बात करें तो हमारे पास हमने अगर सर्विसेज या मैकेनिज्म्स कोई भी सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम किसी सर्विस या मैकेनिज्म की बात करें तो बेसिकली वो सर्विस और मैकेनिज्म हमने किस लिए इन्वेंट किए? हमने बेसिकली अपने वही 3 सिक्योरिटी गोल्स जो हैं उन्हें अचीव करने के लिए हमने कुछ सर्विसेज एंड मैकेनिज्म्स बनाए। तो बेसिकली अगर हम कहें तो इन सिक्योरिटी सर्विसेज एंड मैकेनिज्म्स का क्या काम है? इनका यही काम है कि हमारे नेटवर्क की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी को डिस्टर्ब ना होने दें। बेसिकली ITUT हमारे पास इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट, टेलीकम्युनिकेशन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कुछ सिक्योरिटी सर्विसेज और मैकेनिज्म्स प्रोवाइड किए। सिक्योरिटी सर्विसेज और मैकेनिज्म्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये हैं क्या? सिक्योरिटी सर्विसेज हमारे पास ऐसी सर्विसेज हैं, मेथड्स हैं, वेज़ हैं, ठीक है, जो कि बताते हैं कि नेटवर्क को हम सिक्योर कैसे कर सकते हैं। और सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स एक्चुअली वो टेक्निक्स वो जो है टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से हमने इन सिक्योरिटी सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करवाना है। तो बेसिकली सिक्योरिटी सर्विसेज और मैकेनिज्म्स दोनों एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं, क्योंकि अगर हम एक नेटवर्क के अंदर सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमें एक सर्विस चाहिए और उस सर्विस को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हमें एक मैकेनिज्म यानी उस सर्विस को समझ लें रन करने का जो तरीका है, उस सर्विस ने काम कैसे करना है, उसका मैकेनिज़म्स क्या है, उसका मैकेनिज़्म क्या है, हम उस पर बात करते हैं। तो हम सिक्योरिटी सर्विसेज एंड मैकेनिज़म्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि कौन सी सिक्योरिटी सर्विसेज और कौन सी सिक्योरिटी मैकेनिज़म्स हैं जो नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए हमें चाहिए। ठीक है, और फिर लास्ट में हम दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप की भी। अच्छा, सिक्योरिटी सर्विसेज की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी सर्विसेज को हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कुछ सिक्योरिटी सर्विसेज हैं जिनका मकसद है डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करना, कुछ डाटा इंटेग्रिटी प्रोवाइड कर रही हैं, कुछ ऑथेंटिकेशन, कुछ नॉन रेपुटेशन का काम यानी सिक्योरिटी सर्विस नॉन रेपुटेशन के लिए हैं, और कुछ एक्सेस कंट्रोल के लिए। ठीक है, अब इनकी जो है ब्रीफ सी इनके बारे में डिटेल देखते जाते हैं। अच्छा, ऐसी सिक्योरिटी सर्विसेज जो डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए हमने डिज़ाइन किए हैं, बेसिकली ITUT ने डिज़ाइन किए हैं, वो ऐसी सर्विसेज हैं जो कि ये मेक श्योर करती हैं कि नेटवर्क के अंदर जो डाटा
डाटा मूव हो रहा है, जो दो लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है, वो किसी तीसरे पर्सन को किसी भी तरह से पता ना चल सके। ठीक है जी। अब डाटा इंटेग्रिटी की बात करें तो डाटा इंटेग्रिटी के अंदर बेसिकली इस सिक्योरिटी सर्विस को इम्प्लीमेंट करने के लिए दो जो है फर्दर अगर हम कहें कि इसकी सर्विसेज इससे निकलती हैं, वो है एंटी चेंज और एंटी रीप्ले। एंटी चेंज और एंटी रीप्ले क्या सर्विसेज हैं? बेसिकली हम ये देखना चाहते हैं, हम ये इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि नेटवर्क के अंदर कोई भी चेंज ना आए, यानी कि नेटवर्क की इंटेग्रिटी डिस्टर्ब ना हो। अगर हम देखें, थोड़ा सा रिकॉल करें तो एंटी चेंज सिक्योरिटी सर्विस बेसिकली किस अटैक को फोकस कर रही है, यानी किस अटैक से बचने के लिए डिज़ाइन की गई है। तो अगर हम रिकॉल करें तो मॉडिफिकेशन ऐसा अटैक है जो कि डाटा के अंदर चेंजेस लेकर आता है और इंटेग्रिटी को डिस्टर्ब करता है। तो बेसिकली एंटी चेंज ऐसी सिक्योरिटी सर्विस है जो हमारे डाटा के अंदर चेंज नहीं आने देगी। ठीक है जी। इसी तरह एंटी रीप्ले हमारे पास अगर हम रिकॉल करें, अगेन वी हैव एन अटैक डिस्टर्बिंग द इंटेग्रिटी ऑफ डाटा नेम्ड रीप्लेइंग। तो अगर हम उस रीप्ले वाले अटैक से बचना चाहते हैं तो डाटा इंटेग्रिटी के अंदर हमारे पास एंटी रीप्ले की सर्विस है। अगर हम अपने नेटवर्क के अंदर एंटी चेंज इंप्लीमेंट कर देंगे और एंटी रीप्ले इंप्लीमेंट कर देंगे तो ना तो हमारे नेटवर्क के अंदर जो डाटा मूव हो रहा है उसमें मॉडिफिकेशन की जा सकेगी और ना ही हमारे नेटवर्क की ट्रैफिक को, हमारे मैसेजेस को रिप्ले किया जा सकेगा। जी। थर्ड कैटेगरी हमारे पास आती है अथेंटिकेशन से रिलेटेड सिक्योरिटी सर्विसेज। अब अथेंटिकेशन क्या है? अथेंटिकेशन है किसी को आइडेंटिफाई करना और उसकी बेस पे उसे कुछ राइट्स असाइन करना या उसके लिए कुछ राइट्स जो है डिसाइड करना। बेसिकली अगर हम अथेंटिकेशन की सर्विस को इम्प्लीमेंट करने लगे तो इसके अंडर हमारे पास पीयर एंटिटी एंड डाटा ओरिजिन से रिलेटेड अथेंटिकेशन आती है। अब पीयर एंटिटी की अथेंटिकेशन क्या है? पीयर एंटिटी की अथेंटिकेशन ये है, पीयर किसे बोलते हैं? पीयर बेसिकली बोलते हैं जब कोई भी दो एंटिटीज़ जो हैं आपस में इस तरह से कनेक्टेड होते हैं दैट दे शेयर समथिंग। सिमिलरली अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क में दो कंप्यूटर्स जो कि आपस में कनेक्टेड हैं अपने डाटा या फाइल्स या अपने रिसोर्सेज को शेयर या ट्रांसफ़र करने के लिए, तो वो पीयर एंटिटी कहलाएगी, एक दूसरे के लिए पीयर एंटिटीज़ कहलाएंगी। तो बेसिकली ऐसी सिक्योरिटी सर्विसेज जिसका काम अथेंटिकेशन में पीयर एंटिटी की अथेंटिकेशन करवाना है, एक्चुअली उसमें वो पीयर के अंदर जो भी दो कम्युनिकेटर्स हैं, सेंडर एंड रिसीवर हैं, दोनों को एक दूसरे के बारे में अथेंटिकेट करवाता है। फॉर एग्जांपल इफ़ ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर, देन ए जो है ए की अथेंटिकेशन बी को बताई जाएगी और बी जो है बी की अथेंटिकेशन ए को पता होगी। जब दोनों एक दूसरे को अथेंटिकेट करेंगे तभी वो कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है। और अगर हम इस पीयर एंटिटी और अथेंटिकेशन सर्विस को रिकॉल करें, हम देखें कि ये किस अटैक से बचने के लिए बेसिकली ये सिक्योरिटी सर्विस इम्प्लीमेंट की गई है। तो अगर हम देखें तो रेपुटेशन या आपके पास जो बेसिकली मैस्करेडिंग के, नॉट रेपुटेशन एक्चुअली मैस्करेडिंग का जो अटैक है उससे बचने के लिए अगर सेंडर एंड रिसीवर एक दूसरे को अपनी अथेंटिकेशन का प्रूफ दें कि फॉर एग्ज़ाम्पल बी बताए ए को कि मैं बी ही हूँ जो तुमसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, इसी तरह ए जो है बी को अपनी अथेंटिकेशन दे, तो तब हमारे पास कोई भी मैस्कुरेडिंग जैसा अटैक हमारे नेटवर्क को इफ़ेक्ट नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरा हमारे पास डाटा ओरिजिन। डाटा ओरिजिन भी अथेंटिकेशन के अंडर ही सिक्योरिटी सर्विस आती है। डाटा ओरिजिन का मतलब क्या? ओरिजिन कहते हैं स्टार्ट, जहाँ से कोई चीज़ निकली हो। तो अगर हमारे पास नेटवर्क के ऊपर ट्रैफिक मूव कर रही है, ठीक है, और उसको अथेंटिकेट करना चाहते हैं यूज़र्स, तो उसको अथेंटिकेट करने के लिए उसके ओरिजिन पे बात की जाती है कि वो कहाँ से डाटा निकला है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास किसी भी एक वेबसाइट से डाटा आता है तो हम उस डाटा को इजीली एक्सेस कर लेंगे, अपने कंप्यूटर के अंदर एंटर होने देंगे या हम उसे यूज़ कर लेंगे? नहीं। पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये भेजने वाला कौन है, क्या ये भेजने वाला एक अथेंटिकेटेड यूज़र है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं बैंक की तरफ से हमें कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, कोई रिक्वेस्ट आती है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या ये हमसे रिलेटेड है या ये उस पर्सन या उस ऑर्गेनाइजेशन या उस एंटिटी की तरफ से है जिसकी तरफ से होनी चाहिए थी या फिर नहीं। ठीक है जी। तो ऐसी सिक्योरिटी सर्विस जो अथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट करें वो हमारे पास पीयर एंटिटी की अथेंटिकेशन भी करवा सकती हैं और हमारे डाटा के ओरिजिन की, यानी जहाँ से डाटा निकला है एक्चुअली, उसकी अथेंटिकेशन भी करवा सकती हैं। फिर कुछ सिक्योरिटी सर्विसेज बेसिकली डिज़ाइन की गई हैं नॉन रेपुटेशन
के नाम से एक्चुअली किस अटैक से बचने के लिए, रेपुटेशन के अटैक से बचने के लिए, यानी नेटवर्क के अंदर रेपुटेशन के अटैक को अवॉइड करने के लिए प्रूफ ऑफ ओरिजिन एंड प्रूफ ऑफ डिलीवरी रखा जाता है। प्रूफ ऑफ ओरिजिन एंड प्रूफ ऑफ डिलीवरी से सेंडर एंड रिसीवर एक दूसरे की कम्युनिकेशन से बैक ऑफ नहीं कर सकते। लाइक हम अगर इसको रिकॉल करें और हम अपनी वही एग्जांपल कोट करें जिसके अंदर एक पर्सन जो है ऑनलाइन किसी भी जो है चीज़ को ख़रीदता है, बाय करता है और उसके लिए ऑनलाइन जो है वो पेमेंट करता है, ठीक है। तो अगर उसके पास प्रूफ ऑफ ओरिजिन है मींस उसके पास वो कम्युनिकेशन का एक ओरिजिन प्रूफ है कि उसने कैसा मैसेज सेंड किया था और किस तरह से उसने पेमेंट की थी, उसको आगे से क्या रिस्पॉन्स आया था, तो कभी भी रिसीवर अपनी जो है कम्युनिकेशन से बैक ऑफ नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर डिलीवरी के टाइम पे रिसीवर जो है बैक ऑफ करता है अपनी बात से और वो कहता है कि नहीं, आई डोंट वांट दिस आइटम, मैंने इसके लिए ऑर्डर नहीं किया, तो उस केस में जो है प्रूफ ऑफ ओरिजिन एंड प्रूफ ऑफ डिलीवरी दोनों को इसी तरह से जो है दिखा के, प्रूफ ऑफ ओरिजिन दिखा के उसको जो भी बायर है उसको जो है उस बात पे एग्री करवाया जा सकता है कि उसने इस कम्युनिकेशन या इस चीज़ की ये कम्युनिकेशन की थी और इस चीज़ को उसने बाय करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। सो नॉन रेपुटेशन सिक्योरिटी सर्विस बेसिकली रेपुटेशन के अटैक से बचने के लिए। और फिर लास्ट में हमारे पास एक सिक्योरिटी सर्विस है जिसका नाम है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल की सिक्योरिटी सर्विस बेसिकली नेटवर्क के रिसोर्सेज, नेटवर्क की सर्विसेज की एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए डिज़ाइन की गई है, सो दैट हम हमारी नेटवर्क के अंदर अवेलेबिलिटी से रिलेटेड, अनअवेलेबिलिटी से रिलेटेड कोई भी अटैक फेस ना करें। ठीक है जी। तो अगर हम इन सिक्योरिटी सर्विस पे एक दोबारा नज़र डालते हैं तो हमें यही पता चल रहा है कि ये तीनों सिक्योरिटी सर्विसेज बेसिकली किस लिए डिज़ाइन की गई हैं, हमारे तीनों सिक्योरिटी गोल्स को अचीव करने के लिए। क्योंकि इन सारी सिक्योरिटी सर्विसेज में बेसिकली हमने फोकस किसको किया, हमने फोकस उन सिक्योरिटी अटैक्स से बचने के लिए हमने ऐसी सिक्योरिटी सर्विसेज बनाई हैं जो सिक्योरिटी अटैक्स हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी या फिर अवेलेबिलिटी को डिस्टर्ब करते हैं। सो दीज आर द सिक्योरिटी सर्विसेज दैट इज़, अच्छा अब दीज सिक्योरिटी सर्विसेज आर जस्ट द theoretical explanation that how data confidentiality can be implemented, how data integrity can be implemented, how authentication can be done, how access control can be managed. This is just a theoretical, you may say theoretical articles हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है कि confidentiality कैसे मेंटेन करनी है, इंटेग्रिटी कैसे की जा सकती है और एक्सेस को कैसे कंट्रोल या अवेलेबिलिटी को कैसे जो है मैनेज किया जा सकता है। ये सिक्योरिटी सर्विसेज उसका सिर्फ एक थ्रेटिकल व्यू दे रहे हैं, लेकिन इन्हीं सिक्योरिटी सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सिक्योरिटी मैकेनिज्म चाहिए। ठीक है। और सिक्योरिटी मैकेनिज़म्स कौन कौन से हैं हमारे पास, सिक्योरिटी मैकेनिज़म्स की भी हमारे पास एक पूरी लिस्ट है जिसके अंदर हमारे पास अबाउट 8 सिक्योरिटी मैकेनिज़म्स हैं, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास आता है जी एनसाइफरमेंट, देन डाटा इंटीग्रिटी, डिजिटल सिग्नेचर, ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज, ट्रैफिक पैडिंग, राउटिंग कंट्रोल, नोटराइजेशन एंड एक्सेस कंट्रोल। चलें जी बारी बारी इन पे बात करते हैं। हमारे पास एनसाइफरमेंट कैसा सिक्योरिटी मैकेनिज्म है। एनसाइफरमेंट बेसिकली वर्ड निकला है साइफर से। साइफर वर्ड यूज़ होता है स्पेसिफिकली क्रिप्टोग्राफी के साथ। अब क्रिप्टोग्राफी क्या है उसकी डिटेल हमने लेनी है, लेकिन साइफर को अभी के लिए इतना समझते हैं, साइफर एक ऐसा टेक्स्ट है जो कि हर कोई रीड नहीं कर सकता। साइफर को सिर्फ और सिर्फ वो रीड कर सकता है जिसने या तो ये साइफर टेक्स्ट बनाया है या फिर वो रीड कर सकता है जिसके लिए ये साइफर टेक्स्ट है। समझ लें जी एनसाइफरमेंट एक तरह की इनकोडिंग है, इनकोडिंग या कोडिंग है हमारे डाटा की। लाइक अगर डाटा को कोड वर्ड्स में चेंज करके, प्लेन टेक्स्ट की बजाय, प्लेन सिंपल मैसेज की बजाय कोड वर्ड्स में जो है कन्वर्ट करके अगर चेंज किया जाए, चेंज करके बेसिकली सेंड किया जाए, तो नेटवर्क के ऊपर जो शेयर्ड लिंक है उसके ऊपर अगर कोई थर्ड पर्सन, कोई इंट्रूडर आ भी जाता है, कोई हैकर आ भी जाता है, तो वो उस मैसेज को पढ़ तो सकता है, देख तो सकता है, लेकिन अंडरस्टैंड नहीं कर सकता जब तक उसे ये ना पता चले कि इसके ऊपर एनसाइफरमेंट की कौन सी टेक्निक अप्लाई की गई है। बेसिकली हमारा पूरे का पूरा ये कोर्स एनसाइफरमेंट क्रिप्टोग्राफी पर ही है। उसके अंदर हमने डिफरेंट तरीके देखने हैं कि किस तरह हम अपने मैसेज को प्लेन टेक्स्ट से कोड वर्ड्स में चेंज करते हैं। ठीक है जी। और उसके लिए एनसाइफरमेंट हमारे पास
ओके जी, एनसाइफरमेंट के बारे में मैं समझ आ गया कि एनसाइफरमेंट के अंदर डाटा को प्लेन टेक्स्ट से कोड वर्ड्स में चेंज किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये कोड वर्ड्स में चेंज करके एक्चुअली हम इस सिक्योरिटी मैकेनिज़्म को इम्प्लीमेंट करके किस सिक्योरिटी सर्विस की बात कर रहे हैं और कौन से सिक्योरिटी गोल की बात कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास अगर मैसेज को प्लेन टेक्स्ट से कोड वर्ड्स में चेंज कर दिया गया है तो इट मीन्स हमारे मैसेज को कोई भी थर्ड पर्सन समझ नहीं सकता। तो इस तरह से हम अपने डेटा की सीक्रेसी यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर सकते हैं। सो बेसिकली डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी सिक्योरिटी सर्विस को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मैकेनिज़्म है दैट इज़ इंसाफरमेंट। और इस इंसाफरमेंट का मकसद क्या है कि हमारे डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी सेक्रीफाइस ना हो, ठीक है जी। नेक्स्ट सिक्योरिटी मैकेनिज्म इज़ विद द नेम डेटा इंटेग्रिटी। डेटा इंटेग्रिटी ऐसा सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जो ये मेक श्योर करता है कि जब मतलब इस मैकेनिज्म को जब हम अपने किसी नेटवर्क के अंदर इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो डेटा इंटेग्रिटी का मैकेनिज्म ये मेक श्योर करता है कि नेटवर्क के ऊपर जो ट्रैफिक मूव कर रही है उसके अंदर कोई भी अनऑथराइज्ड चेंजेस ना आए। यानी कि जैसे ए ने मैसेज क्रिएट किया है बी तक मैसेज बिल्कुल एज इट इज़ पहुँचे। उसको अचीव करने के लिए, उसको मेक श्योर करने के लिए नेटवर्क के अंदर जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट होता है दैट इज़ डाटा इंटेग्रिटी। और ये किस सिक्योरिटी सर्विस को इम्प्लीमेंट करने के लिए है? बेसिकली सिक्योरिटी सर्विस का नाम भी हमने यही देखा, डाटा की इंटेग्रिटी, ठीक है। तो डाटा इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए जिसके अंदर हम एंटी रीप्ले और बेसिकली एंटी जो है चेंज को फोकस करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मैकेनिज़्म है दैट इज़ डाटा इंटेग्रिटी। फिर जी हम बात करते हैं डिजिटल सिग्नेचर की। डिजिटल सिग्नेचर कैसी सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है और ये किस सिक्योरिटी सर्विस को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ होता है? अगर हम डिजिटल सिग्नेचर और ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज की बात करते हैं, ठीक है, तो ये दोनों के दोनों बेसिकली फोकस करते हैं ऑथेंटिकेशन सर्विस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये दोनों मैकेनिज़म्स यूज़ हो रहे हैं, कुछ और भी यूज़ हो सकते हैं लेकिन अभी के लिए हम उनकी बात करते हैं। तो ऑथेंटिकेशन को अचीव करने के लिए हम डिजिटल सिग्नेचर का मैकेनिज़्म या ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज का मैकेनिज़्म लगाते हैं। अब डिजिटल सिग्नेचर का मैकेनिज़्म क्या है? डिजिटल सिग्नेचर का मैकेनिज़्म ये है कि इसके अंदर इस मैकेनिज़्म के थ्रू जो सेंडर एंड रिसीवर हैं उनके सिग्नेचर्स बनाए जाते हैं और उनके सिग्नेचर्स को मैसेज के साथ अटैच करके सेंड और रिसीव किया जाता है। उससे होता क्या है, फॉर एग्जांपल ए मैसेज भेजता है बी को तो वो अपना सिग्नेचर जब ऊपर लगा के भेजेगा और अगर दरमियान में कोई थर्ड पर्सन आता है और वो मैसेज को कोई ओपन करता है, देखता है या उसके अंदर चेंजेस लेकर आता है, ठीक है, तो और या फिर उस मैसेज को अपनी तरफ से सेंड करता है यानी उसका सिग्नेचर चेंज करता है, तो रिसीवर भी कभी भी उस मैसेज को रिसीव नहीं करेगा क्योंकि वो किसकी तरफ से मैसेज एक्सपेक्ट कर रहा है? वो मैसेज एक्सपेक्ट कर रहा है ए की तरफ से। अगर तो उसे मैसेज ए के सिग्नेचर के साथ ही मिलता है तो वो लेगा, अदरवाइज़ नहीं लेगा, ठीक है जी। अगर हम इसको देखें तो ये डिजिटल सिग्नेचर से जब सेंडर एंड रिसीवर एक दूसरे को अथेंटिकेट कर पा रहे हैं तो इससे हम बहुत से अटैक से बच सकते हैं। वैसे हम मैस्कुरेडिंग के अटैक से भी बच सकते हैं कि जब सेंडर और रिसीवर को एक दूसरे के सिग्नेचर का पता है और वो एक दूसरे के सिग्नेचर से एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो अगर कोई थर्ड पर्सन जो है ए के साथ या बी के साथ अपनी तरफ से कम्युनिकेशन करता है तो वो सिग्नेचर जो है वो नहीं होगा जो सेंडर एंड रिसीवर को ऑलरेडी पता है, तो वो किसी भी अननोन सिग्नेचर वाले मैसेज को एक्सेस या जो है फोकस या उसको यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये डिजिटल सिग्नेचर है क्या? इसके ऊपर हमने हमारे पास डिटेल चैप्टर्स हैं। डिजिटल सिग्नेचर बनाते कैसे हैं, कैसे मैसेज के साथ अपेंड करते हैं, कैसे मूव करते हैं, इसके ऊपर हमने पूरी डिटेल पढ़नी है। अभी के लिए इतना ही। डिजिटल सिग्नेचर भी बिल्कुल हमारे सिंपल सिग्नेचर की तरह। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई नोटिस जो है इशू करती हूँ तो उस नोटिस के ऊपर मेरे सिग्नेचर हैं अगर, तो वो किस बात का प्रूफ है कि ये नोटिस मेरी तरफ से ही इशू किया गया है। सिमिलरली
ऑनलाइन जब नेटवर्क पे हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो मैसेज के साथ मौजूद सिग्नेचर जो है वो इस बात के बारे में बताता है कि मैसेज किसने भेजा है और किसके लिए किसने मैसेज ये क्रिएट किया है, और जिसके लिए वो मैसेज होता है अगर वो सिग्नेचर को पहचानता है तो वो रिसीव करता है, अदरवाइज़ नहीं। फिर अथेंटिकेशन एक्सचेंज का हमारे पास एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है। अथेंटिकेशन एक्सचेंज नाम से पता चल रहा है एक ऐसा ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर सेंडर एंड रिसीवर एक दूसरे की कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन, कुछ सीक्रेट नहीं कह सकते, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं। पर्टिकुलर मींस पर्टिकुलर टू ए और पर्टिकुलर टू बी। फॉर एग्जांपल ए अपने जो है कंप्यूटर अपना स्टेटस, अपने नेटवर्क का स्टेटस, अपना ओरिजिन या अपने से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन बी के साथ एक्सचेंज करता है। इस तरह बी अपनी अथेंटिकेशन के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन ए के साथ एक्सचेंज करता है, वो अपने कोई पासवर्ड, अपने कोई कीवर्ड एक्सचेंज करते हैं। इससे भी हमारे पास क्या होता है, हम अथेंटिकेशन की सिक्योरिटी सर्विस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और सेंडर एंड रिसीवर जो है एक दूसरे के बारे में बिफोर कम्युनिकेशन जान सकते हैं। अच्छा, अथेंटिकेशन एक्सचेंज कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से, डाटा सेंड एंड रिसीव करने से पहले इम्प्लीमेंट होता है, जिसमें सेंडर एंड रिसीवर जो है पहले एक दूसरे को कुछ कोड या कुछ कीवर्ड या कुछ पिन वर्ड के थ्रू एक दूसरे को अथेंटिकेट कर लेते हैं और फिर कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ट्रैफिक पैडिंग भी हमारे पास एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है। ट्रैफिक पैडिंग क्या है? पैडिंग अगर हम देखें तो पैडिंग बोर्ड निकला है बेसिकली कुछ एक्स्ट्रा, कुछ पैड करना, कुछ ऐड करना। ठीक है, पैडिंग को समझना है तो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कोई ग्लास आर्टिकल, कोई ग्लास वॉस, कोई शीशे का वॉस जो है उसे हमने पैक करना है। आप उसको पैक करने के लिए अगर एक बॉक्स में डालते हैं तो आप उस बॉक्स के अंदर उसे ऐसे ही नहीं रख देंगे, बल्कि आप उसकी साइड पे कोई न्यूज़पेपर या किसी ना किसी चीज़ से उसकी पैडिंग करेंगे, क्योंकि अदरवाइज़ वो ग्लास का जो वो आर्टिकल है वो ब्रेक हो सकता है। बहरहाल, अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर इस ट्रैफिक पैडिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो वो ट्रैफिक पैडिंग क्या है? अच्छा, जिस तरह से उस ग्लास के, उस शीशे के वॉस को हम किसी न्यूज़पेपर में कवर कर देते हैं या किसी भी कॉटन या किसी भी चीज़ के अंदर कवर रैप कर देते हैं, ट्रैफिक पैडिंग भी वैसी ही है। ट्रैफिक पैडिंग के अंदर नेटवर्क पे मूव होने वाली ट्रैफिक के अंदर एक्चुअल मैसेज के साथ, जो एक्चुअल डाटा मैसेजेस हैं उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस जो कि मीनिंगफुल नहीं होते, जिसके अंदर कुछ भी डाटा नहीं होता, जस्ट वो ऐड कर दिए जाते हैं, जिससे हमारे जी वो एक्स्ट्रा मैसेजेस हम अपने एक्चुअल मैसेज के साथ ऐड कर देते हैं, जस्ट फॉर द रीज़न कि जब कोई थर्ड पर्सन, कोई इंट्रूडर, कोई अटैकर आके हमारी ट्रैफिक का एनालिसिस करे, हमारी ट्रैफिक को वॉच करे, देखे कि कौन कितने पैकेट्स जा रहे हैं, या जो पैकेट्स जा रहे हैं उन्हें लेके खोल के उसको यूज़ करने की कोशिश करे, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी या इंटेग्रिटी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, तो उसे एक्चुअल मैसेज के साथ कुछ बोगस मैसेजेस भी मिले। अब इससे क्या होगा, जो इंट्रूडर है, जो अटैकर है, जो हैकर है, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि एक्चुअल मैसेज क्या है और वो बोगस मैसेज क्या है, क्या वो दोनों इकट्ठे हैं, एक दूसरे का पार्ट हैं या डिफरेंट हैं। तो बेसिकली ट्रैफिक पैडिंग से हम जो है हैकर को कंफ्यूज कर सकते हैं एक्चुअल मैसेज के साथ बोगस मैसेजेस सेंड करके। फिर जी राउटिंग कंट्रोल। राउटिंग कंट्रोल क्या है? राउटिंग कंट्रोल के अंदर हम राउट को कंट्रोल करते हैं। राउट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। राउट क्या होता है? नेटवर्क पे ट्रैफिक को मूव करने का एक रास्ता। फॉर एग्जांपल, हमारा मैसेज ए से निकल के कहाँ जाएगा? बी पे जाएगा, बी से सी पे जाएगा, सी से डी पे, एंड अप टू सो ऑन, किस किस पॉइंट को वो क्रॉस करके अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचेगा, वो उसका राउट कहलाता है। अब राउटिंग कंट्रोल में हम किस तरह से सिक्योरिटी को अचीव करते हैं, यानी ये सिक्योरिटी मैकेनिज्म हमारे नेटवर्क को कैसे सिक्योर बनाता है? देखें, अगर एक सेंडर एंड रिसीवर के दरमियान एक राउट डिसाइडेड है, डिफाइंड है, कि एक ने मैसेज जो है अगर एफ़ तक भेजना है तो वो बी के बाद डी के पास, डी के बाद सी के पास, सी के बाद ई के पास और फिर एफ़ के पास जाएगा। ठीक है, अगर तो ये राउट डिसाइड है, कोई ए डी बी सी एफ़ और ई और एफ़ का अगर ये राउट ऑलरेडी डिसाइड है और हमेशा सेंडर एंड रिसीवर कम्युनिकेशन के लिए एक ही रास्ता चुनते हैं, एक ही रास्ता फॉलो करते हैं, तो उस राउट के ऊपर कोई भी हैकर,
कोई अटैकर आके बैठ सकता है मींस उसको वॉच कर रहा होता है कॉन्टीन्यूसली, और वहाँ पे मूव होने वाली ट्रैफिक को वो वहाँ पे मूव होने वाले मैसेजेस को वो लेता जाता है और फिर वो उन्हें किसी भी तरह से मिसयूज़ कर सकता है। ठीक है, राउटिंग कंट्रोल में क्या किया जाता है कि अगर ए और बी कम्युनिकेशन करने के लिए फर्स्ट टाइम राउट 1 यूज़ करते हैं तो सेकेंड टाइम वो कोई राउट 2 यूज़ करें, थर्ड टाइम वो कोई राउट 3, फोर्थ टाइम वो कोई राउट 4, फिफ्थ टाइम वो फिर से कोई राउट 1, सिक्स टाइम फिर से वो कोई राउट 3। मीन्स ऑल्टरनेटिव अगर वो राउट्स यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे हैकर कंफ्यूज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हैकर स्टार्ट में राउट 1 पे आके बैठा कि ए और बी राउट 1 पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेकिन अगले ही मिनट में कुछ मिनट्स के बाद ए और बी जो हैं वो राउट 1 को छोड़ के राउट 2 पे चले जाते हैं। वो राउट 2 पे पहुंचता है उतनी देर में वो किसी राउट 4 5 पे जा चुके होते हैं। तो इससे हैकर जो है पूरे का पूरा मैसेज गेट नहीं कर सकता, पूरा मैसेज नहीं गेट कर सकता, तो उसे वो अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकता। पूरे मैसेज का क्या मतलब है, ज़रा रिकॉल करें, नेटवर्क के ऊपर जब हमारा मैसेज मूव कर रहा होता है तो वो हमेशा फ्रेम्स या पैकेट्स की फॉर्म में, चंक्स की फॉर्म में मूव कर रहा होता है। तो वो उन चंक्स में से अगर कुछ रिसीव करता है, कुछ रिसीव नहीं कर पाता, तो अल्टीमेटली क्या होगा जी, वो पूरे मैसेज को समझ नहीं पाएगा। अच्छा, इसी तरह एक और हमारे पास सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है, दैट इज़ नोटराइजेशन। नोटराइजेशन बेसिकली हमारे पास रेपुटेशन के अटैक को से बचने के लिए नॉन रेपुटेशन की सिक्योरिटी सर्विस को इम्प्लीमेंट करने के लिए नोटराइजेशन का सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है। अच्छा, अब नोटोरियस, नोटराइजेशन वर्ड निकला नोटोरियस से। नोटोरियस किसे कहते हैं जी, सम फेमस पर्सनालिटी, सम फेमस ऑर्गेनाइजेशन। तो नोटराइजेशन भी सिक्योरिटी मैकेनिज़्म ऐसे सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है जिसके अंदर कोई एक थर्ड पार्टी, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी जाती है जिसका काम क्या होता है, जिसका काम ये होता है कि जब भी कोई दो कम्युनिकेटर आपस में कम्युनिकेशन करें तो उनके प्रूफ ऑफ ओरिजिन और प्रूफ ऑफ डिलीवरी को अपने पास रखे, सो दैट अगर लेटर ऑन वो रेपुटेशन का अटैक होता है, यानी सेंडर या रिसीवर अपनी कम्युनिकेशन से बैक ऑफ करता है, तो ये जो हमारे पास एक ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रूफ ऑफ ओरिजिन या प्रूफ ऑफ डिलीवरी के थ्रू दोनों को जो है उस अटैक से बचा सकती है। ठीक है जी। अच्छा, लास्ट में हमारे पास सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है एक्सेस कंट्रोल। किस सिक्योरिटी सर्विस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक्सेस कंट्रोल की सिक्योरिटी सर्विस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और किस सिक्योरिटी गोल को अचीव करने के लिए, अवेलेबिलिटी के गोल को अचीव करने के लिए। तो एक्सेस कंट्रोल का सिक्योरिटी मैकेनिज़्म हम अपने नेटवर्क में जब इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो यह हर तरह की अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है और सिर्फ ऑथराइज्ड एक्सेस मींस जिनके लिए वो नेटवर्क है, जिसको नेटवर्क की सर्विसेज मिलनी चाहिए, जिसको नेटवर्क के रिसोर्सेज मिलने चाहिए, उन्हें आने देता है और बाकी सबको स्टॉप कर देता है। ठीक है जी। तो ये है हमारे पास वो सिक्योरिटी मैकेनिज़म्स जिसे हम अपने कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हम अपने नेटवर्क के कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं और नेटवर्क को सिक्योर नेटवर्क बना सकते हैं। ठीक है जी। तो हमने सबसे पहले ये जाना कि कौन सा नेटवर्क सिक्योर नेटवर्क होता है। ठीक है, हमने कहा जो जिसके अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी हो। फिर हमने ये जाना कि हमारे नेटवर्क के अंदर कौन कौन से सिक्योरिटी अटैक्स हैं, कौन कौन से थ्रेट्स हैं। ठीक है, उनकी डिटेल्स हमने ली। फिर हमने उनसे बचने के लिए, अपने नेटवर्क को सिक्योर बनाने के लिए कौन सी सिक्योरिटी सर्विसेज चाहिए हैं, उनकी थ्रेटिकल डिस्क्रिप्शन ली। और फिर उन सिक्योरिटी सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन से सिक्योरिटी मैकेनिज़म्स चाहिए हैं, हमने उसके बारे में बात की। ठीक है जी। तो अभी तक हमें ये पता चल गया कि हमने नेटवर्क्स को सिक्योर कैसे करना है। अब ये जो सारी सिक्योरिटी मैकेनिज़म्स हैं ना, इन सारे सिक्योरिटी मैकेनिज़म्स को बेसिकली इनको अपने नेटवर्क के अंदर पुट करने के लिए हमें कोई ना कोई सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, उस टेक्निक पे भी बात करते हैं। उससे पहले हम रिलेशनशिप देख लेते हैं हमारी डिफरेंट सिक्योरिटी सर्विसेज एंड मैकेनिज़म्स के अंदर। अगर आप इस लेक्चर को जो है ध्यान से सुनते हैं तो अभी मैंने सिक्योरिटी सर्विसेज के बारे में और सिक्योरिटी मैकेनिज़म्स के बारे में बताते बताते सिक्योरिटी मैकेनिज़्म, हर सिक्योरिटी मैकेनिज़्म के साथ रिलेटेड सिक्योरिटी सर्विस के बारे में भी आपको बताया। साथ साथ बहरहाल फिर भी हम इस रिलेशनशिप को एक टेबल की फॉर्म में देख लेते हैं। ये सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, 5 सिक्योरिटी सर्विसेज, 6 सिक्योरिटी सर्विसेज जिनकी हमने बात की थी, और इन 6 सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए
कौन कौन से मैकेनिज्म्स हैं वो भी हमारे पास लिस्ट मौजूद है। फॉर एग्जांपल डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है तो हम एनसाफमेंट एंड राउटिंग कंट्रोल यूज़ करते हैं। अच्छा, एनसाफमेंट तो समझ आती है, राउटिंग कंट्रोल किस तरह डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन कर रहा है? देखिए जी, राउटिंग कंट्रोल के अंदर भी तो हम यही कर रहे हैं ना, हमारे मैसेज को कभी एक राउट से लेके जाते हैं, कभी दूसरे से, कभी तीसरे से। उससे क्या होता है, हमारे मैसेज को जब तक वो राउट 1 पे अटैकर पहुंचता है मैसेज को गेट करने के लिए, तब तक सेंडर एंड रिसीवर राउट 2 पे जा चुके होते हैं, यानी राउट 1 से वो अपनी कम्युनिकेशन ख़त्म कर चुके हैं। जब तक वो राउट 2 पे पहुंचते हैं तब तक ए और बी किसी राउट 3 4 पे जा चुके होते हैं। तो इससे क्या होता है, वो उसके पहुंचने से पहले पहले उस राउट से कम्युनिकेशन ख़त्म हो चुकी होती है, तो हैकर जो है वो मैसेज को नहीं पढ़ पाता, नहीं जान पाता। तो इस तरह से वो डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी भी अचीव होती है। डाटा इंटेग्रिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं वो अगेन एनसाफमेंट, यानी डाटा को कोड वर्ड्स में चेंज कर देना, तो कोई उसको चेंज ही ना कर पाए फिर। ठीक है, जब वो ऑलरेडी कोड वर्ड में, तो कोड वर्ड को तोड़ेंगे तो मैसेज को चेंज करेंगे। फिर डिजिटल सिग्नेचर, जिसमें अथेंटिकेशन होती है, किस सेंडर एंड रिसीवर को पता होता है कि कौन सेंडर है कौन रिसीवर है उसके सिग्नेचर के थ्रू। फिर डाटा इंटेग्रिटी की सर्विस भी इटसेल्फ आपके पास का मैकेनिज्म इटसेल्फ सिक्योरिटी सर्विस डाटा इंटेग्रिटी प्रोवाइड करता है। फिर अथेंटिकेशन के लिए हमारे पास अगेन एनसाफमेंट, यानी मैसेज को अगर हमने कोड वर्ड्स में चेंज कर लिया, ठीक है, और फिर डिजिटल सिग्नेचर अटैच कर दिया और फिर अथेंटिकेशन एक्सचेंज भी कर दिया, तो इन तीनों सिक्योरिटी मैकेनिज्म से अथेंटिकेशन की सिक्योरिटी सर्विस अचीव होती है। फिर नॉन रेपुटेशन की सिक्योरिटी सर्विस के लिए जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स हैं उसमें डिजिटल सिग्नेचर आता है, जिसमें सेंडर एंड रिसीवर को एक दूसरे के बारे में सबसे पहले पता होगा। फिर डाटा इंटेग्रिटी आता है कि जिसके अंदर मैसेज को चेंज नहीं किया जाएगा, और नोटराइजेशन आता है जिसमें थर्ड पार्टी प्रूफ ऑफ ओरिजिन एंड प्रूफ ऑफ डिलीवरी के थ्रू रेपुटेशन के अटैक को होने से बचाती है। फिर एक्सेस कंट्रोल के लिए हमारे पास जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है वो एक्सेस कंट्रोल का ही मैकेनिज्म है। ठीक है जी, तो हमें पता चल गया सिक्योरिटी सर्विसेज कौन सी हैं, उनको इम्प्लीमेंट करवाने वाले मैकेनिज्म्स कौन से हैं, और हमने उनके दरमियान एक रिलेशनशिप का टेबल भी देख लिया। अब मैंने आपसे बात की है कि सिक्योरिटी सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स, और सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स को हमारे नेटवर्क के अंदर किसी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए, काम करवाने के लिए हमें कुछ सिक्योरिटी टेक्निक्स चाहिए होती हैं। ठीक है, मैकेनिज्म्स डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेक्शन आर ओनली थ्योरेटिकल रेसिपीज टू इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी। ओके, जो हमारे पास सिक्योरिटी सर्विसेज थी दैट वर द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स टू इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी, एंड मैकेनिज्म्स वर द थ्योरेटिकल रेसिपीज टू इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज। मीन्स थ्योरेटिकल रेसिपीज यानी तरकीब, वो मेथड कि किस तरह से सिक्योरिटी सर्विस को इम्प्लीमेंट करना है। सिक्योरिटी सर्विस ने बताया कि सिक्योरिटी सर्विस होती क्या है, मैकेनिज्म ने ये बताया कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, लेकिन इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कोई ना कोई सिक्योरिटी की टेक्निक चाहिए। ठीक है, टेक्निक हमारे पास हमारी उन सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स को हमारे नेटवर्क के अंदर इम्प्लीमेंट करवाएगा। अब कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो कि आज के मतलब आजकल प्रिवेलेंट हैं या यूज़ होती हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए, तो बेसिकली वो दो हैं, एक है क्रिप्टोग्राफी और दूसरी है स्टेगनोग्राफी। ठीक है, लेकिन हम फोकस किस पे करेंगे, हम अपने इस पूरे कोर्स में क्रिप्टोग्राफी पे फोकस करेंगे और क्रिप्टोग्राफी की बात करेंगे, लेकिन स्टेगनोग्राफी क्या है उसका भी हम आइडिया लेते हैं। पहले क्रिप्टोग्राफी की बात करते हैं फिर स्टेगनोग्राफी की बात करते हैं। अच्छा, अब क्रिप्टोग्राफी क्या है? क्रिप्टोग्राफी इज़ बेसिकली आपके पास क्रिप्टोग्राफी वर्ड जो है वो ग्रीक ओरिजिन है, यानी ग्रीक से निकला है, और इसका मतलब क्या है, सीक्रेट राइटिंग। सीक्रेट राइटिंग मीन्स अपने डाटा को कोड वर्ड्स में लिख देना क्या कहलाता है, क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। However, we use the term to refer the science and art. Definition की अगर हम बात करें क्रिप्टोग्राफी की, तो क्रिप्टोग्राफी इज बेसिकली science and art of transforming messages to make them secure and immune to attack. मीन्स हम अपने मैसेजेस को इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर दें, चेंज कर दें कि वो सिक्योर हो जाएं और अटैक्स के खिलाफ उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त हो, मीन्स अटैक से खुद को बचा सकें। तो इसकी सिंपल सी इसको समझने के लिए अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो यही है कि अगर मैंने किसी को मैसेज भेजना है हेलो, तो मैं उसे मैसेज हेलो नहीं भेजूं, बल्कि मैं हेलो की जगह कुछ भी भेज दूं, फॉर एग्जांपल FRTUX कुछ भी मैं उसे भेज दूं, तो मेरे पास क्या होगा, सामने से देखने में वो कुछ और होगा, लेकिन एक्चुअल उसका मीनिंग क्या होगा, उसका मीनिंग होगा जी हेलो। ठीक है, और ये हम सीक्रेट राइटिंग करते कैसे हैं, कैसे हम एक्चुअल मैसेज को कोड वर्ड्स में चेंज करते हैं, इसके बारे में हमने डिटेल्स आगे देखनी है।
अब अगर हम बात करें स्टेगनोग्राफी की, तो स्टेगनोग्राफी को हम अगेन, ये ग्रीक ओरिजिन, ग्रीक से ये वर्ड निकला है और इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कवर्ड राइटिंग। ठीक है जी। क्रिप्टोग्राफी क्या था, सीक्रेट राइटिंग, और स्टेगनोग्राफी क्या है, कवर्ड राइटिंग। क्रिप्टोग्राफी के अंदर तो हमने कहा ना कि हमने हेलो मैसेज भेजना है, हेलो मैसेज की बजाय हम कुछ भी भेज दें, फॉर एग्जांपल हम RXTU कुछ भी वर्ड्स भेज दें तो हमारे पास वो क्रिप्टोग्राफी होगी। लेकिन स्टेगनोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने मैसेज को कवर कर देते हैं कुछ और मैसेजेस के साथ, कुछ और वर्ड्स के साथ। अब ये कवरिंग कैसे होती है, और साथ ही साथ एक और चीज़ जो फोकस करने वाली है वो ये है कि क्रिप्टोग्राफी एंड स्टेगनोग्राफी दोनों वर्ड्स जो हैं वो ग्रीक ओरिजिन मीन्स ग्रीक लैंग्वेज से वो ओरिजिनेट किए गए हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट आया था वो ग्रीक्स से ही आया था। ग्रीक्स जो है वो जो है प्रीवियस टाइम्स में अपनी वॉर्स में और डिफरेंट तरह की कम्युनिकेशन में सीक्रेट कम्युनिकेशन करने के लिए क्रिप्टोग्राफी एंड स्टेगनोग्राफी के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते थे। स्टेगनोग्राफी को समझने के लिए एक बहुत जो है हम इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि जिससे हमें इजीली स्टेगनोग्राफी की समझ आ जाएगी। अगर हम कुछ प्रीवियस कुछ जो है ओल्ड मूवीज़ देखते हैं, इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं, तो उसके अंदर मोस्टली हमें वो वहाँ पर कुछ नज़र आती है कम्युनिकेशन, सीक्रेट कम्युनिकेशन के मेथड्स में नज़र आता है। लाइक एक जो है पेपर पे कुछ मैसेज लिख के भेजा जाता है किसी इंक के साथ, किसी ऐसी स्पेशल इंक के साथ, किसी ऐसे स्पेशल पेपर पे, जो कि देखने में जब उस पेपर को देखा जाता है तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता, ब्लैंक होता है। लेकिन उसी पेपर को हीट अप करने से या उसके ऊपर कोई फ्लूइड जो है अप्लाई करने से हमें उसके वर्ड्स जो हैं वो विजिबल होने लग जाते हैं। तो बेसिकली वो स्टेगनोग्राफी की ही एक टाइप थी जिसके अंदर सामने से कवर्ड राइटिंग थी, यानी सामने से देखने में पेपर बिल्कुल खाली है, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक फ्लूइड या फिर कोई लेमन जूस या फिर कोई सॉल्ट या जो है इम्प्लीमेंट किया जाता था, उसके ऊपर कोई उसको हीटअप किया जाता था, तो उसके ऊपर वर्ड्स अपेयर होना शुरू हो जाते थे। बिल्कुल ऐसी स्टेगनोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं, हम सामने से देखने में कुछ और है लेकिन असल में उसके अंदर कुछ और डाटा होता है, तो इसे हम बोलते हैं कवर्ड राइटिंग। ठीक है। अब ये कवर्ड राइटिंग की कैसे जाती है, इसकी एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। या फिर स्टेगनोग्राफी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बेसिकली हमारे पास दो तरीके हैं कि हम डाटा को डाटा के अंदर यानी टेक्स्ट को टेक्स्ट के अंदर कवर कर सकते हैं, या फिर एक और स्टेगनोग्राफी को इम्प्लीमेंट करने का बहुत ही वेल नोन मेथड जो है वो डाटा को पिक्चर में कवर करने वाला है। ठीक है। बहरहाल उसे भी देखते हैं। पहले हम कवरिंग डाटा विद टेक्स्ट की बात करते हैं। कवरिंग डाटा विद टेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे एक मैसेज दिखाया गया, दिस बुक इज़ मोस्टली अबाउट क्रिप्टोग्राफी नॉट स्टेगनोग्राफी। ठीक है। अच्छा, अब इस मैसेज को हम टेक्स्ट के अंदर कैसे कवर कर सकते हैं। बेसिकली इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर डिक्शनरी बनाई गई है स्टेगनोग्राफी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिसमें हमारे पास जो है वर्ब्स, प्रोवर्ब्स, ठीक है, देन नाउन एंड जो है एडजेक्टिव्स, यानी हर तरह की इंग्लिश लैंग्वेज के डिफरेंट टाइप के वर्ड्स के लिए जो है एक डिक्शनरी बनाई गई है कि फॉर एग्जांपल अगर दिस सेंड करना है तो दिस की जगह क्या कीवर्ड, क्या जो है उसकी जगह कोड वर्ड सेंड किया जाएगा। ठीक है। यानी दिस को किससे कवर किया जाएगा। सिमिलरली अगर बुक सेंड करना है तो बुक की जगह क्या पुट किया जाएगा, एंड अप टू सो ऑन। यानी एक पूरी डिक्शनरी बनाई गई है जिसके अंदर हर वर्ड के लिए जो है आपके पास कोड वर्ड लिखा गया है। तो जिससे होता क्या है कि हम जब कोड वर्ड की फॉर्म में डाटा भेजते हैं तो इस कोड वर्ड को रीड कौन कर सकता है, जिसके पास वही डिक्शनरी मौजूद हो जिसकी मदद से हमने हमारे डाटा को कोड वर्ड चेंज किया है। ठीक है जी। ये हमारे पास एग्जांपल है यूजिंग डिक्शनरी। डिक्शनरी को यूज़ करते हुए अगर आप देखें, अ फ्रेंड कॉल्ड अ डॉक्टर, मैसेज वॉज अ फ्रेंड कॉल्ड अ डॉक्टर। फ्रेंड के लिए हम बाइनरी देख लेते हैं जी, ज़ीरो बाइनरी है। फ्रेंड सॉरी ए के लिए, फ्रेंड के लिए बाइनरी जो बाइनरी का सीक्वेंस है वो है 10010। कॉल के लिए है 0001। ठीक है। ए के लिए दोबारा आया ए तो उसके लिए ज़ीरो है। डॉक्टर के लिए हमारे पास डिक्शनरी है ना, डिक्शनरी के अंदर डिसाइडेड है
कि हमने ए के लिए हमेशा कौन सा यूज़ करना है, आपके पास जो है यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल 0 यूज़ करना है, 1 यूज़ करना है, कौन सा बाइनरी डिजिट यूज़ करना है फ्रेंड के लिए, कॉल के लिए, डॉक्टर के लिए। यानी हमारे मैसेज में जब भी फ्रेंड का वर्ड आएगा, जब भी कॉल का, जब भी डॉक्टर का आएगा, तो यही 5 डिजिट या 4 डिजिट की जो बाइनरी है वही यूज़ की जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया, हमने अपने मैसेज को डिक्शनरी को यूज़ करते हुए बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अभी तक हमने इसको कोड वर्ड में चेंज किया, अभी तक हमने इसको कवर नहीं किया। ठीक है, कवर हम किस तरह से करेंगे? बेसिकली कवर करने का यही मकसद, यही तरीका है ना कि हमने जब डिक्शनरी में से देख लिया कि आपके पास जो है किसी एक स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट या किसी एक स्पेसिफिक वर्ड के लिए क्या यूज़ हो रहा है, तो हम उसको उस वर्ड को रिप्लेस कर देते हैं उस बाइनरी डिजिट के साथ। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे पास जो है मैसेज जो है हमारा कवर हो जाता है किसी और तरह के बाइनरी डिजिट्स के साथ। ठीक है, इसको और हम क्लियर करते हैं, और क्लियर किस तरह से करते हैं? अच्छा, स्लाइड्स में कुछ हमारे पास कंप्लीट इसकी डिटेल्स नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर इसी को आप इसकी सेम बुक से आप देखेंगे, जैसा कि आप हर टॉपिक के लिए बुक को देखेंगे, तो वहाँ पर हमारे पास इसकी ज़्यादा डिटेल मौजूद है डिक्शनरी को यूज़ करते हुए कि हमने किस तरह से अपने मैसेज को कवर्ड राइटिंग में चेंज करना है। ठीक है, अब डिक्शनरी को यूज़ करते हुए एक तो तरीका ये है कि हम सिंगल जो है आपके पास जो भी हमारे पास कोड वर्ड्स हैं उसकी हेल्प से जो आपके पास बाइनरी डिजिट हमने डिसाइड किए हैं वो हम सेंड कर दें हमारे एक्चुअल मैसेज की जगह। लेकिन इससे भी बेटर तरीका ये है कि ये डिक्शनरी एक ऐसी डिक्शनरी होगी, अगर हम यूजिंग डिक्शनरी की बात करते हैं तो ये ऐसी डिक्शनरी होगी जो सबके लिए कॉमन है, यानी कोई एक देख सकता है, दूसरा देख सकता है, तीसरा देख सकता है। तो इंट्रूडर हैकर भी उसी डिक्शनरी को यूज़ करके मैसेज को रीड आउट कर सकता है, मैसेज को समझ सकता है। इसलिए हम यूजिंग डिक्शनरी की बजाय एक और मेथड यूज़ करते हैं, सेटिंग डिक्शनरी। वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, उसको हम अपनी बुक से देखेंगे, बहरहाल उसके बारे में मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। सेटिंग डिक्शनरी क्या होता है? सेटिंग डिक्शनरी में सेंडर एंड रिसीवर खुद से अपनी एक डिक्शनरी बनाते हैं और उसके अंदर वो डिसाइड करते हैं कि मैसेज जो सेंड किया जाएगा सेंडर से रिसीवर की तरफ, उसके अंदर कितने आर्टिकल्स होंगे। आर्टिकल्स मीन्स दी, दैट, दिस। कितने उसके अंदर नाउन्स होंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्रेंड, डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट। और कितने उसके अंदर वर्ब्स होंगे, फॉर एग्जांपल ईट, ड्रिंक, वॉक, कॉल एंड एक्सेट्रा। ये सारा कुछ उसके अंदर ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। सेटिंग डिक्शनरी में सेंडर एंड रिसीवर डिसाइड करते हैं कि उन्होंने अपने कम्युनिकेशन के लिए कितने नाउन्स लेने हैं, कितने आर्टिकल्स लेने हैं और कितने वर्ब्स लेने हैं। और फिर ये भी डिसाइड किया जाता है कि जो मैसेज सेंड किया जाएगा उसके अंदर सबसे पहले नाउन आएगा या वर्ब आएगा, फिर क्या आएगा, आर्टिकल आएगा या क्या आएगा। उसके अंदर एक सीक्वेंस डिसाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई भी सेंडर एंड रिसीवर एक जो है सीक्वेंस डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन सीक्वेंस ऑर्डर डिसाइड करने से पहले पहले सेंटेंस का यानी मैसेज का साइज़ भी डिसाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल सेंडर एंड रिसीवर मैसेज का साइज़ जो है वो डिसाइड करते हैं कि 16 जो है उसके अंदर मैसेज के अंदर बिट्स आएंगी, 16 टोटल बिट्स आएंगी। जैसे कि हम ये वाला अगर मैसेज देखें जो हमारे सामने इस वक्त मौजूद है, अ फ्रेंड कॉल्ड अ डॉक्टर, तो इसके अंदर टोटल कितनी बिट्स हैं? इसके अंदर हमारे पास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और हमारे पास 16 बिट्स हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर सेटिंग डिक्शनरी में भी सेंडर एंड रिसीवर जो मैसेज का साइज डिसाइड करते हैं वो 16 ही डिसाइड करते हैं, तो उसके अंदर फिर उसके बाद साइज़ डिसाइड करने के बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि जो मैसेज सेंड किया जाएगा उसके अंदर पहले क्या आएगा। अच्छा, अब ये क्यों डिसाइड किया जाता है? क्योंकि सेंडर जब मैसेज को कोड वर्ड्स में चेंज करके भेज देगा, ठीक है, कवर करके भेज देगा, तो रिसीवर को उस मैसेज के कवर को हटा के एक्चुअल मैसेज भी तो लेना है। इसलिए उसे पता होना चाहिए कि मैसेज जब उसने पढ़ना है, रीड करना है, रिसीव करना है, तो मैसेज के अंदर पहले उसने क्या पढ़ना है। फॉर एग्जांपल पहले उसने आर्टिकल पढ़ना है, फिर उसने नाउन पढ़ना है, फिर उसने कोई वर्ब पढ़ना है, फिर आर्टिकल और फिर नाउन। जैसे कि इस एग्जांपल में आपके सामने ए जो है वो आर्टिकल है, फ्रेंड आपके पास नाउन है, कॉल्ड वर्ब है, आ जो है आपके पास दोबारा एक आर्टिकल है और डॉक्टर आपके पास क्या है जी, वर्ब है। तो वो ये सीक्वेंस पे डिसाइड कर सकते हैं, आर्टिकल नाउन वर्ब आर्टिकल नाउन, या फिर कुछ भी डिसाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो सेटिंग डिक्शनरी में जो है बाइनरी भी अपनी होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाइनरी यूजिंग डिक्शनरी में अगर आ की बाइनरी 0 है तो सेटिंग डिक्शनरी में हो सकता है इसकी बाइनरी 1 हो। फ्रेंड की बाइनरी अगर आपके पास 10010 है तो हो सकता है सेंडर एंड रिसीवर अपनी डिक्शनरी बनाते हुए फ्रेंड की बाइनरी में 01101 कर लें। ठीक है जी,
तो उससे क्या होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर कॉमन डिक्शनरी के बजाय अपनी डिक्शनरी बनाई जाए तो कोई भी हैकर उस डिक्शनरी को एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के दरमियान ही होगी, वो जनरल या कॉमन नहीं होगी कि हर कोई उसे देख सके। बहरहाल जी, ये हमारे पास एक और तरीका है, तरीका है कि आपके टेक्स्ट को टेक्स्ट में छुपाने का, कि क्या किया ये जाए कि आपके मैसेज को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाए, लेकिन कन्वर्ट करने के लिए कितनी मैसेज का साइज़ क्या होगा और मैसेज के अंदर हम ऑर्डर क्या रखेंगे, और हमने कौन से आर्टिकल या कौन से नाउन या कौन से वर्ब को कौन सी बाइनरी के साथ रिप्लेस करना है, उसके लिए हम बनी हुई डिक्शनरी भी यूज़ कर सकते हैं और सेंडर रिसीवर अपनी डिक्शनरी भी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, बनी हुई डिक्शनरी में सेंडर रिसीवर दोनों को ऑलरेडी पता होगी क्योंकि वो कॉमन होगी, लेकिन जब सेंडर रिसीवर खुद से अपनी डिक्शनरी सेट करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ सेंडर एंड रिसीवर को पता होगी और वो एक दूसरे के साथ उसे एक्सचेंज भी करेंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास तरीका था, हम टेक्स्ट को टेक्स्ट में छुपा दें। लेकिन दूसरा हमारे पास तरीका क्या है कि हम टेक्स्ट को कलर इमेज के अंदर अगर कवर कर दें तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो भी हमारे पास टेक्नोग्राफी की एक टाइप है। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें एक कलर्ड इमेज की बाइनरी डिजिट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, बाइनरी बेसिकली उसकी फॉर्मेट नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपके पास हर एक लाइन में आपके पास जो है 8 बाइनरी की जो बिट्स हैं उसका कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है, यानी 1 बाइट का आपके पास एक कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है। और इस हर एक 1 बाइट के अंदर जो आपके पास राइट मोस्ट बिट है, उस राइट मोस्ट बिट को हाईलाइट किया गया। एक्चुअली इस राइट मोस्ट बिट के अंदर हमने क्या लिखा है, इस राइट मोस्ट बिट के अंदर हमने अपने मैसेज को लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, सेंडर एंड रिसीवर एक मैसेज कम्युनिकेट करना चाहते थे जो कुछ इस तरह से है, 101 001 001। ठीक है जी, तो उस मैसेज को प्लेन भेजने की बजाय क्या किया गया है, 8 बाइट्स लिए गए हैं। अब ये 8 बाइट्स क्या हैं, कोई भी कलर इमेज के कलर पिक्सेल्स को लिया गया है, 8 बाइट्स को लिया गया और हर एक 8 बाइट की लास्ट वाली बिट को चेंज करके क्या कर दिया गया है, उसमें मैसेज इम्बेड कर दिया गया है। अच्छा, अब ये होगा प्रैक्टिकली आपको कैसे नज़र आएगा, प्रैक्टिकली कुछ इस तरह से है कि ए और बी आपस में कम्युनिकेशन करते हैं और ए ने बी को कोई सनसेट की जो है वो पिक्चर सेंड की है। ठीक है जी, अब सनसेट की पिक्चर के अंदर देखने में अगर कोई इंट्रूडर आता है, कोई हैकर आता है नेटवर्क पे और वो देखता है ए और बी के दरमियान क्या कम्युनिकेशन हुई है जी, एक सनसेट की कोई एक पिक्चर जो है ना कम्युनिकेट हुई है। लेकिन ये सेंडर को रिसीवर को पता है कि उस सनसेट की पिक्चर के हर एक पिक्सल के बाइट में जो आपके पास राइट मोस्ट बिट है, अगर वो उसे रीड करता जाएगा तो उसे मैसेज रिसीव होता जाएगा जो सेंडर ने उसे सेंड किया है। ठीक है जी, तो इस तरह से सामने से देखने में इमेज है, लेकिन जब उसको पढ़ा जाएगा, उसके हर एक पिक्सल के बाइट की जो लास्ट बिट है, राइट मोस्ट बिट है, उसे पढ़ा जाएगा तो पढ़ते 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 फाइनली रिसीवर क्या गेट कर लेगा, एक्चुअल मैसेज गेट कर लेगा। 7 बिट्स को उसने इग्नोर कर देना है कलर्ड इमेज के पिक्सल्स के, और सिर्फ 8वीं बिट जो है उसने रीड आउट करते जाना है। इस तरह से वो मैसेज को रिसीव कर लेगा। तो आप देखें जी, कवर किया हुआ ना हमने, सामने पिक्चर है लेकिन उसके अंदर कवर हुआ हुआ है हमारा मैसेज टेक्स्ट। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास स्टेगनोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी के अंदर हमने मैसेज को कोड वर्ड्स में चेंज करना है, लेकिन स्टेगनोग्राफी के अंदर हमने अपने मैसेज को किसी दूसरे मैसेज के अंदर, किसी दूसरी चीज़ के अंदर छुपा देना है। ठीक है जी, उसे कवर कर देना है। ठीक है, सो क्रिप्टोग्राफी सीक्रेट राइटिंग एंड स्टेगनोग्राफी कवर। ओके जी, आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया हमारे जो है नेटवर्क की सिक्योरिटी का, उसके गोल्स को देखा, उसको थ्रेट करने वाले अटैक्स देखे, फिर हमने डिफरेंट सिक्योरिटी की सर्विसेज और मैकेनिज़म्स देखे जो कि हमें थ्रेटिकल जो है डिस्क्रिप्शन देते हैं कि कैसे नेटवर्क को सिक्योर करना है। और फिर उनकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए 2 टेक्निक्स देखी, एक क्रिप्टोग्राफी और दूसरी स्टेगनोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी को हम इस पूरी बुक में डिटेल में पढ़ने वाले हैं और स्टेगनोग्राफी के बारे में इतना ही। हमें जस्ट एक इंट्रोडक्शन मिल गया कि स्टेगनोग्राफी में हम कवर्ड राइटिंग कैसे करते हैं। रेस्ट ऑफ द बुक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं जी, बेसिकली इसके 4 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल सिमेट्री की इंसाफमेंट, देन एसिमेट्री की इंसाफमेंट पढ़ेंगे, फिर हम इंटेग्रिटी, ऑथेंटिकेशन एंड की मैनेजमेंट पे बात करेंगे और लास्ट में नेटवर्क सिक्योरिटी की कुछ एडवांस टॉपिक्स आएंगे। ठीक है जी, इसको आप लोगों ने सिर्फ स्लाइड्स की हद तक नहीं रखना, बल्कि ये बहरोज़ फ्रोज़न की बुक की स्लाइड्स हैं, आपने उस बुक के चैप्टर नंबर 1 को साथ साथ रीड करेंगे तो आपको इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ओके जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ आएंगे।
আল্লাহ হাফেজ।